हेलो डियर स्टूडेंट, मैं किशोर कुमार फंडामेंटल लीडर्स का आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने हम लेकर आए हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैसे कि वो न्यूट्रिएंट बेस्ड है कि हम किस प्रकार से जो है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करते हैं ऑर्गेनिक सोर्सेस के थ्रू। ठीक है, सबसे पहला क्या है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। ठीक है, अब बायोडिग्रेडेबल मटेरियल वो मटेरियल होता है जो किसी सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा, माइक्रोब्स के द्वारा नेचुरली डिकम्पोज हो जाता है, उसको हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं। वो आपका कुछ भी हो सकता है, प्लांट एंड एनिमल वेस्ट जो भी होते हैं वो हमारे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं। उनका उपयोग हमें करना चाहिए। फसल अवशेष हो गया, गोबर हो गया, विषावन हो गया, ठीक है, किसी भी फसल की पत्तियां हो गई, उनका उपयोग हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के रूप में करते हैं। अगला यहाँ पर जो सोर्स होते हैं, लिमिटेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। ठीक है, तो हमें बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल होते हैं, फसल अवशेष है या हमारे FYM में कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, इसका हमें किस मात्रा में उपयोग करना चाहिए। क्या क्या हमें सीमाएं देखनी पड़ती है कि ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो हमने बहुत अधिक मात्रा में डाल दिया, माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन अच्छी प्रकार से नहीं हो पाया, न्यूट्रिएंट चिलेशन हो जाएगा, इससे न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस क्रिएट होगा। तो हमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है स्पेसिफिक क्रॉप, वह फसल कौन सी है, उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन की अगर फसल है तो हमें उसमें कम मटेरियल को देना है, या पाइप कम देना है, कंपोस्ट कम देना है, इतना देना है कि इजीली डिकम्पोज हो जाए या इजीली उसमें माइक्रोबियल एक्शन के द्वारा मिनरलाइजेशन हो पाए। ठीक है, दूसरी चीज है क्रॉप जो ड्यूरेशन क्या है, फसल अवधि किस प्रकार की है, लॉन्ग ड्यूरेशन की है तो वहाँ पर अगर हम बहुत ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है ऑर्गेनिक हम दे देंगे तो वो आसानी से डिकम्पोज हो जाएंगे, लंबा समय मिल जाता है। लेकिन अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में हमने बहुत ज़्यादा कर दे दिया तो माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन अच्छी प्रकार से नहीं हो पाएगा, जो फसल अवशेष हैं उनका अच्छी प्रकार से मिनरलाइजेशन नहीं हो पाएगा, न्यूट्रिएंट का जो है उपलब्धता जो है फसलों को हमारे नहीं हो पाएगी। साथ साथ टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो जब हाई टेम्परेचर होगा तो न्यूट्रिएंट जो हमारे हैं इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो हमारा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, चाहे वो फसल अवशेष हो, FYM हो, कंपोस्ट हो, ठीक है, वो आसानी से डिकम्पोज हो जाएंगे इन कंपेरेटिवली लो टेम्परेचर। अगर कम टेम्परेचर में आपने बहुत ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल दे दिया तो उस केस में क्या होगा, वहाँ पर मटेरियल अच्छी प्रकार से डिकम्पोज नहीं हो पाएगा, मिनरलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान देना है। अगला पॉइंट क्या है, नॉन सिंथेटिक मिनरल फर्टिलाइजर एंड बायो फर्टिलाइजर। जो भी चीज़ें हैं हमारी नॉन सिंथेटिक, सबसे पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग ये कहा जाता है कि कोई भी सिंथेटिक मटेरियल का यूज नहीं करना है। जितना ज़्यादा हमें नेचुरली कंपोनेंट के ऊपर, हमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट के ऊपर हमें ध्यान देना है, यानी कि फुल्ली अवॉइड केमिकल और सिंथेटिक मटेरियल। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि जो भी बायो फर्टिलाइजर है या मिनरल फर्टिलाइजर्स है उनको हम एज सप्लीमेंट उपयोग करेंगे, किसी रिप्लेसमेंट के रूप में उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है नाइट्रोजन का, 130 किलोग्राम जनरल रिकमेंडेशन है जो हम देते हैं, तो उसको हम एज सप्लीमेंट उपयोग करेंगे। बायो फर्टिलाइजर्स को, मिनरल फर्टिलाइजर को हमें जो है रिप्लेसमेंट के रूप में यूज नहीं करना है। अगली चीज है फर्टिलिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑप्टिमाइज। हमें ध्यान देना है कि जो फर्टिलिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, जो हमें पोषक प्रबंधन प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो हम क्रॉप रोटेशन के द्वारा लें, हरी खाद के द्वारा लें या FYM दें, उनके उपयोग के बाद ही अगर उसमें जो है कोई कमी रह रही है, हम पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में हमें क्या करना है, मिनरल फर्टिलाइजर और बायो फर्टिलाइजर को यूज करना है। ठीक है, उस कंडीशन में जब उनकी जो हमारी दूसरी अदर प्रैक्टिसेस है उनके द्वारा उनका पूर्ति नहीं हो पा रहा है, तब हम जो है बायो फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं। अगला पॉइंट है इसी में, मिनरल फर्टिलाइजर इन नेचुरल कंपोजिशन। अगर हम किसी भी मिनरल फर्टिलाइजर को यूज कर रहे हैं तो वो नेचुरल कंपोजिशन में होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार से केमिकल चेंजेस करके उसके न्यूट्रिएंट कंपोजिशन को चेंज कर दें, ऐसा हम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी केमिकल मिलाएंगे तो न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, पोषक तत्वों की अधिकता हो सकती है या उनका जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। साथ ही साथ अगर हम किसी भी केमिकल को अगर ऐड करेंगे तो जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं हेल्थ, इकोलॉजी, केयर एंड केयर, उनको वो सिक्योर नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें किसी भी प्रकार से सिंथेटिक केमिकल्स का यूज नहीं करना है मिनरल फर्टिलाइजर्स में। हमेशा जो नेचुरल फॉर्म में आते हैं उन्हीं फॉर्म में उनको हमें यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो नो यूज ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट, हमें किसी भी मिनरल फर्टिलाइजर्स में केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करना है, जिससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस हो सकता है, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट दर्शा सकते हैं कि किसी न्यूट्रिएंट की अधिकता हो जाएगी तो किसी दूसरे न्यूट्रिएंट की कमी वहां पर हो जाएगी। ठीक है, जैसे रॉक फॉस्फेट लाइन है, इनका हमें उपयोग करना चाहिए, नेचुरल फॉर्म में ही प्राप्त होते हैं।
इसी में हमारा आता है रिस्ट्रिक्शन साल्ट, ट्रेस एलिमेंट एंड ग्रीनहाउस फर्टिलाइजर। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस के साथ हमें इनका यूज करना है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि अगर हमें यूज तो करना है लेकिन रिस्ट्रिक्शंस के साथ हमें इनका यूज करना है। ठीक है, अगर हम इनको यूज कर रहे हैं जो कि हमारे साल्ट अगर हम यूज कर रहे हैं तो मैग्नीशियम और जो हमारा सोडियम साल्ट है इनको हमें यूज करना है रिस्ट्रिक्शंस के साथ। ट्रेस एलिमेंट बेसिकली माइक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, इनको भी हमें क्या करना है, रिस्ट्रिक्शंस के साथ यूज करना है। और मैंगोज है तो मैंगोज में जो है रिस्ट्रिक्शंस के साथ यूज करना है। हमें जो हमारा मैंगोज को आउटसाइड ऑफ द फार्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसमें किसी प्रकार से किसी ऐसे कंपोनेंट्स के द्वारा उसको बनाया गया जो हमारी सॉइल के लिए, हमारे इकोलॉजी के लिए जो प्रिंसिपल्स हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के उनको वो सिक्योर ना करता हो। इसलिए हमें जो हमारे फार्म पर ही मैन्योर्स उनका उपयोग करना है। रिस्ट्रिक्शंस के साथ हम यूज कर सकते हैं। फर्टिलाइजर्स हैं तो उसमें ऐसे फर्टिलाइजर्स नहीं देना है, रिस्ट्रिक्शंस के साथ हम ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स को बिल्कुल भी नहीं देना है। ठीक है, अगला क्या है, 7वां नंबर है आपका जो है ह्यूमन एक्सक्रीटा। जैसा कि देखा जाता है कि जो मानव की विष्ठा होती है, चाहे मल मूत्र है, इन चीज़ों को हम कभी भी नहीं यूज करते। सीधा नो यूज, प्रोहिबिटेड नहीं किया जाता है, इनका उपयोग नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इससे कंटामिनेशन का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, क्योंकि इंसान कहीं ना कहीं कोई बीमारी से ग्रसित रहता है, पैरासाइट है या कोई पैरासाइट है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कोई बैक्टीरिया है या कोई फंगस है, तो उसके ग्रो होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो इस वजह से हम जो है ह्यूमन एक्सक्रीटा का उपयोग नहीं करते हैं, कंटामिनेशन का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। अगला है ऑल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। जितने भी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका उपयोग यहाँ पर प्रोहिबिटेड किया जाता है, नो यूज। ठीक है, उनका उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, ह्यूमन एक्सक्रीटा का उपयोग नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा है आपका नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, इनका भी बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना, प्रोहिबिटेड है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं, बहुत ज़्यादा सोल्यूबल नाइट्रिफिकेशन करते हैं, लीचिंग करते हैं। अभी नाइट्रिफिकेशन होगा, लीचिंग होगा तो इसमें दूसरे नाइट्रेट्स होंगे, वाटर को कंटामिनेट करेंगे, उधर यूट्रोफिकेशन कर देंगे, वो वाटर को कंटामिनेट करेंगे। ठीक है, वोलेटिलाइजेशन हो जाएगा, तो ये सब क्या करेंगे, हमारे एनवायरनमेंट को प्रदूषित कर देंगे। तो इसलिए हमें किसी भी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करना है। अगला महत्वपूर्ण जो बात आता है क्या है, डिजायर्ड सॉइल पीएच। आपको ये ध्यान देना है कि जो सॉइल पीएच है वो हमारा 6.5 to 7.5 होना चाहिए, मतलब न्यूट्रल पीएच के करीब रहना चाहिए। क्योंकि इस पीएच पर जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन होती है, जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज होती है, वो बहुत ही तीव्र होती है। साथ ही साथ जो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है, जो पोषक तत्वों को उपलब्धता होती है, वो भी इसी पीएच पर होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर हाई पीएच हुआ तो क्या होगा, मेटल न्यूट्रिएंट जितने भी होंगे जैसे आयरन है, जिंक है और कॉपर है, ये कन्वर्ट हो जाएंगे ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड फॉर्म में। ठीक है, जो मेटल न्यूट्रिएंट है अधिक जब पीएच बढ़ता है, क्षारीय पीएच हो जाता है, तो ये ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये अनअवेलेबल फॉर्म में पहुंच जाते हैं, जो हमारे फसलों को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो हमें ध्यान देना है, अगर कहीं भी हमारी सॉइल पीएच जो है एसिडिक है तो हमें चूने का प्रयोग करना चाहिए, और अगर हमारा सॉइल पीएच बेसिडिक है, क्षारीय है, तो वहाँ पर हमें जिप्सम का उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम जो न्यूट्रिएंट